हैप्पी एनिवर्सरी मधु। मधु अब मैं सॉरी, वो मैं ऑफिस में बॉस। अच्छा ठीक है, कोई एक्सक्यूज नहीं, सारी गलती मेरी है। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मधु बात तो सुनो मेरी। मधु मधु नहीं, मधु नहीं, प्लीज देखो ऐसा मत करो, आज मत उठो प्लीज। मधु आज हमारी एनिवर्सरी है, तुम्हें पता है ना हमने क्या क्या प्लान किया था। प्लीज। घड़ी देख रहे हो? 25 मिनट में एनिवर्सरी खत्म होने वाली है, उसके बाद फिर वही जिंदगी, सुबह शाम अकेलापन और फिर रात भर इंतजार और फिर तुम्हारी वही घिसी पिटी सॉरी। तो क्या करूं? नौकरी छोड़ दूं? तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मेरी जिंदगी ना शादी से पहले ही अच्छी थी। तुम कहना क्या चाहती हो कि तुमने मुझसे शादी करके गलती कर दी? गलती की है इसलिए तो झेल रही हो तुम्हें। झेल रही हो मतलब? इस घर का रेंट हमारे वजह से अपने पेरेंट्स को छोड़ा है, वो नहीं दिख रहा तुम्हें? सब दिख रहा है मुझे। तुम भी अपने घर वालों की तरह ना सेल्फिश हो। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा ये एपिसोड एक शादीशुदा जोड़े के बारे में। शुभम और मधु आम शादीशुदा जोड़े की ही तरह इनमें भी नोकझोंक होती थी, मनमुटाव होते थे। लेकिन जब मनमुटाव और नोकझोंक की आवाज तेज होने लगे और आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बढ़ने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि एक दस्तक है। न सिर्फ इस बात की कि रिश्तों में दरार आ सकती है, बल्कि इस बात की भी कि इन दरारों में कोई बाहर वाला साजिश की सेंध लगा सकता है। आज का हमारा ये केस भी कुछ इसी तरह का है और इस केस को आपके सामने रखने का हमारा मकसद ये है कि आप ऐसी कोई दस्तक अनसुनी ना करें जो दस्तक इस केस में अनसुनी की गई। मधु, मधु, हाँ चले गई है। शुभम, मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम का एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाल लिया है। मैं अपनी फ्रेंड मिसेस शर्मा के यहाँ जा रही हूँ। अब कोई रोक टोक करने वाला नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। गुड बाय। आंटी, आंटी नमस्ते। क्या हुआ शुभम बेटा? आंटी वो मधु, आंटी आपका फोन मिल सकता है जरा? हाँ। क्या बात है शुभम बेटा, क्या हुआ? शुभम जीजू, आप इतनी रात को, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है बंटी। वो अरे शुभम बेटा, आओ ना। मधु नहीं आई तुम्हारे साथ? शुभम जीजू, आप में और मधु दीदी में फिर से कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं बंटी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो मधु कह रही थी कि मिसेस शर्मा उसकी काफी पुरानी फ्रेंड है, आप लोग नहीं जानते क्या?
शुभम बेटा, हम किसी मिसेस शर्मा को नहीं जानते। तो फिर मधु गई कहाँ? शुभम, मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम का एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। मैं अपनी फ्रेंड मिसेस शर्मा के यहाँ जा रही हूँ। अब कोई रोक टोक करने वाला नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। गुड बाय। तो ये मिसेस शर्मा कौन है ये आप लोग नहीं जानते? सर, मधु के मुंह से हमने ये नाम कभी नहीं सुना, और ये शुभम बोल रहा है। सर मैं सच कह रहा हूँ, मधु के मुंह से मैंने यही नाम सुना था, मिसेस शर्मा। तुमने मधु से इस मिसेस शर्मा का सिर्फ नाम ही सुना था, या मधु के साथ कभी इस मिसेस शर्मा से मिले भी थे? नॉट एग्जैक्टली सर, बट सर 1 महीने पहले मैंने मधु को एक लेडी के साथ देखा था। मधु, कौन थी वो मधु? कोई नहीं, मिसेस शर्मा थी। मिसेस शर्मा? हाँ। कौन मिसेस शर्मा? तुम नहीं जानते हो, मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है। अगर मधु को कहीं जाना था तो तुम्हें फोन कर सकती थी, मैसेज कर सकती थी। डिजिटल इंडिया के दौर में वो तुम्हें लेटर लिख कर जाती है। सर हो सकता है मधु ने मुझे बैंक में फोन किया हो, पर उससे पहले मैं घर के लिए निकल गया हूँ। बैंक में क्यों? तुम्हें डायरेक्ट क्यों नहीं? तुम मोबाइल फोन यूज नहीं करते? करता हूँ सर, पर कुछ दिनों से नहीं कर रहा था। क्यों? वो सर मधु का फोन टूट गया था और वो रिपेयर नहीं हो रहा था। मधु तुम्हारा फोन रिपेयर नहीं हो पाएगा, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, कुछ दिन में आ जाएगा। तब तक मैं क्या करूंगी शुभम? बाप रे, माहौल तो बहुत गर्म है। देखो, मजाक मत करो। अच्छा कोई मजाक नहीं, तुम ऑलरेडी मेरा फोन यूज कर रही हो ना, तो उसे यूज करो। और अगर आपको लगे कि आपको मुझसे कोई बहुत जरूरी बात करनी है तो ऑफिस में कॉल कर लेना। सर मुझे बहुत फिक्र हो रही है, क्योंकि मधु अकेले नहीं, अपने साथ अपने सारे गहने लेकर गई है। ऊपर से उसका फोन बंद हो रहा है, लेटर सर मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। शुभम, तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी मधु के बीच रिश्ता कुछ ठीक से नहीं चल रहा है, राइट? सर लड़ाइयाँ तो मियाँ बीवी के बीच होती है, मगर सर ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मधु मुझे छोड़ के चले जाए। लेकिन ये लेटर तो कुछ और ही इशारा कर रहा है। ऊपर से मिसेस शर्मा नाम का एक किरदार। अगर मिसेस शर्मा वाकई में कोई है तो डोंट वरी, हम ढूंढ लेंगे। सर आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? सर मिसेस शर्मा है, आप लोग तो कॉल रिकॉर्ड से पता लगा लेते हो ना सर, तो चेक कीजिए, शायद आपको मिसेस शर्मा का नंबर मिल जाए। ये कोई वक्त है आने का? तो वापस चले जाऊं क्या? तुझसे तो बात करना ही बेकार है। अब ये अरुण तुझे ऐसे ही घुमाता रहेगा या शादी भी करेगा? कभी पूछा है तूने उससे, या बस उसके पीछे पीछे भिखारियों की तरह घूमती रहेगी? भीख मांगने की आदत आपकी और पापा की होगी, मेरी नहीं। मुझे अरुण के साथ ऐसे ही रहने में मजा आता है, तो ऐसे ही चलने दीजिए ना सब कुछ। जाके सो जाइए। मिसेस शर्मा आगे चलकर हमारे लिए एक पहेली बनने वाली थी, क्योंकि मधु के कॉल रिकॉर्ड्स में हमें उनका कोई हिंट नहीं मिला था। मधु के लिखे लेटर से ऐसा भी लग रहा था जैसे मधु शुभम से नाराज होकर खुद से कहीं चली गई हो। पर नोएडा जैसे शहर में एक अकेली औरत का ज्वेलरी के साथ घर से रात भर बाहर रहना सेफ नहीं था। हमने पूरी रात मधु को ढूंढने की कोशिश की। 24 घंटे तलाश करने के बाद भी हमें मधु कहीं नहीं मिली, लेकिन हमें मिली एक लाश। पीछे हटिए, पांडे पीछे हटाओ सबको। साइड सब पीछे 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 हटिए। पीछे हो, पीछे हो। पांडे पीछे हो। देखो आसपास कुछ मिलता है क्या? सर गीता हटो, बॉडी बाहर निकालो। सर ये तो शुभम की पत्नी मधु ही है। लगता है गला घोटा गया। सर, नाले के पास और सूटकेस में कुछ नहीं मिला। सर यहाँ तो दूर दूर तक कोई सीसीटीवी मिलने के चांसेस नहीं है। मिश्रा, सब कुछ प्लान लग रहा है। सोचा होगा कि बॉडी नाले में डूब जाएगी और हम मधु की तलाश में किसी मिसेस शर्मा को ढूंढते रहेंगे। वो लेटर, मिसेस शर्मा, सब कुछ प्लान है। लेकिन मधु का फोन उसके घर के एरिया में ही स्विच ऑफ है।
मिश्रा, मधु की शिनाख्त करवाओ और फोरेंसिक टीम लेकर घर की स्कैनिंग शुरू करो। ओके सर। सर, शुभम के घर से ऐसा कोई क्लू नहीं मिला है जिससे साफ हो कि मधु का मर्डर उसी के घर में हुआ था। शुभम के घर वालों की कुंडलियां निकालो और पिछले दिनों की शुभम की एक्टिविटीज भी पता करो। ओके सर। सर, एक स्त्री वाले का कहना है जिस रात मधु का मर्डर हुआ उस शाम उससे मिलने एक औरत आई थी। स्केच बनवा सकते हो उसका? हुलिया वगैरह कुछ याद है? सब शक्ल ठीक से याद नहीं, लेकिन देखोगे तो पहचान जाओगे। उस शाम मधु से जो औरत मिलने आई थी, क्या वही मिसेस शर्मा थी? तुमने सोसाइटी का सीसीटीवी चेक किया? सर, सोसाइटी में तो सीसीटीवी कैमरे है ही नहीं। देखिए, हमें मधु की बॉडी इस सूटकेस में मिली। आप लोग पहचानते हैं इसे, बता सकते हैं ये किसका है? ये तो हमारी बेटी मधु का है सर। जब इसे विदा किया था तो वो उसे साथ ले गई थी। अब इसे मैं उसकी लाश तेरे परिवार ने मिलकर मेरी बेटी को मारा। अपना सीमा, छोड़ दो मुझे। शुभम के पेरेंट्स मधु को पसंद नहीं करते थे। वो लोग उस पर दहेज के लिए दबाव डाल रहे थे। दहेज के लिए? मधु और शुभम की तो लव मैरिज हुई थी ना? हाँ सर। लेकिन शुभम की बड़ी बहन महिमा की शादी नहीं हो रही थी। लड़के वाले दहेज मांग रहे थे और इसीलिए वो लोग मधु पे दहेज के लिए दबाव डाल रहे थे। आप शुभम के पिता हैं? जी हाँ। और आप शुभम की माँ? जी। आप दोनों को हमारे साथ थाने चलना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं क्यों मारूंगा मधु को? सर, मुझसे प्यार करता था, हमारी लव मैरिज हुई थी। सॉरी 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 मधु, सॉरी, मैं लेट हो गया, सॉरी। क्या सॉरी? कितनी देर लगा दी तुमने? सॉरी बाबा, बैंक में इतना काम पड़ गया था ना। पर क्या है, तुम आदत डाल लो। एक तो मेरा काम ऐसा है और शादी के बाद भी तो तुमको मैनेज करना है। शादी? हाँ, शादी। अब पहले डेटिंग साइट पे मिले, अब कैफे में मिलने लगे हैं, तो बात तो आगे बढ़ानी पड़ेगी ना। शादी करोगे मुझसे? मधु क्यों मना करती? उसने और उसके माँ बाप ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें इतना अच्छा लड़का मिलेगा इंटरनेट से, वो भी बिना दहेज के। और यही बात आपको चुभ रही थी, इसलिए दहेज का दबाव डालना शुरू कर दिया आप लोगों ने मधु के माँ बाप पर, है ना? सर, हम कोई दबाव नहीं डाल रहे थे। हम तो सिर्फ संबंधी होने के नाते हमने उनसे 2 लाख रुपयों की मदद मांगी थी, बस। 2 लाख? मधु बेटा, महिमा की जिंदगी का सवाल है। तू अपने मायके से 2 लाख रुपए की बात करेगी ना? बड़ी बहन कुंवारी बैठी रहे, ऐसा अच्छा लगता है क्या भला? सर, मदद तो बहुत दूर की बात, मधु के परिवार वालों ने तो मधु को ऐसी पट्टी पढ़ाई कि उसने तो हमारा घर ही तोड़ दिया। वो तो हमारे बेटे को ही लेकर चली गई। सर, 2 लाख की डिमांड ना पूरी करने की वजह से मेरे पेरेंट्स उखड़े हुए रहने लगे थे मधु से। मधु देखो, माँ की बात का बुरा नहीं मानते। महिमा दी की शादी टूटी अभी अभी, इसीलिए शायद गुस्सा है, बस। लेकिन मैं डिप्रेस हो रही हूँ शुभम। अब ये रोज रोज के ताने मुझसे नहीं सुने जाते हैं। तुम तो ऑफिस चले जाते हो और फिर
बर्दाश्त मुझे करना पड़ता है। सर मैंने शुभम की फैमिली के हर मेंबर के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाने के लिए बोल दिए। वैसे सर शुभम की तरह उसकी फैमिली भी कहानी बनाने में एक्सपर्ट लगती है। इस कहानी का दी एंड हम देखेंगे। सबकी कुलियां निकलवाओ और सबके हैंड राइटिंग सैंपल भी कलेक्ट करो। ओके सर। चलिए लिखिए इसमें जो मैं कह रहा हूं, लिखिए। सर मधु ने जो लेटर्स लिखे थे उसकी हैंडराइटिंग ना तो मधु से मेल खाती है और ना ही शुभम से, और ना ही शुभम के माँ बाप से। मैंने कहा था ना मिश्रा, ये सब कुछ प्लान के तहत हुआ है। वैसे मिश्रा तुम्हारी हैंडराइटिंग कैसी है? मेरे को समझा नहीं सर। रिलैक्स, मजाक कर रहा हूं। हो सकता है शुभम ने ये काम किसी और से करवाया हो। लेकिन सर मैंने बैंक के वॉचमैन और शुभम के कलीग से बात की। वो उस शाम अपने ऑफिस में ही था और रोजाना की तरह अपने टाइम पर ऑफिस से निकला। मुझे शुभम की सुनाई हर कहानी झूठी लग रही है। सर दहेज शुभम को नहीं उसके माँ बाप को चाहिए था, तो हो सकता है ये कांड उसके माँ बाप ने किसी के थ्रू करवाया, या ये भी हो सकता है कि शुभम और उसके माँ बाप इन सब ने मिलकर यह कांड किया हो। लेकिन किसी के भी खिलाफ अभी तक हमें कुछ मिला नहीं है। मिश्रा एक काम करो, फिलहाल इन्हें जाने दो, लेकिन इस सब पर नजर रखना। और उस औरत का पता चला जो उस दिन मधु से मिलने आई थी उसके घर? नहीं सर अभी तक तो नहीं, लेकिन कोशिश जारी है। पुलिस तो हमारे पीछे ही पड़ी हुई है। कभी सोचा ना था कि इस उम्र में ये जिल्लत सहनी पड़ेगी, वो भी तुम्हारी पत्नी की वजह से। पापा वो नहीं रही, अब तो उसे कोसना बंद करो। अरे वो तो छोड़ गई, लेकिन जाते आते तो हमें ऐसा फंसा के गई ना। पता नहीं कौन सा पाप किया था जो ऐसी बहू मिली। हाँ साहब यही औरत है। सर महिमा शुभम की बड़ी बहन, वही उस शाम मधु के घर पे आई थी। उसकी फोन की लोकेशन भी मधु के घर के आसपास की थी। अरे महिमा दी, आज मेरी याद कैसे आ गई? बस तेरी याद आई तो मिलने आ गई। आइए अंदर आइए। याद आ गई? अच्छा, बड़ी अटपटी फैमिली है। बेटा किसी मिसेस शर्मा की बीन बजा रहा है और माँ बाप अपनी बेटी की शादी टूटने के कारण अपनी बहू और बेटे से बात करना बंद कर देते हैं। और बेटी को अचानक अपनी भाभी पर प्यार आ जाता है और वो उससे मिलने जाती है, वो भी उसी दिन जिस दिन उसकी भाभी का मर्डर होता है। मुझे पता था कि आप लोग मुझ पर ही शक करेंगे। अब अपनी भाभी के घर जाना कुछ गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन भाभी के मर्डर हो जाने के बाद इस बात को छुपाना गलत है। मैंने कुछ नहीं छुपाया आपसे। आप लोगों ने पूछा नहीं, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। अच्छा, चलो अब पूछ लेते हैं, क्यों गई थी तुम अपनी भाभी से मिलने? भाभी पर अचानक से प्यार उमड़ पड़ा था, या फिर अपनी शादी टूटने का गुस्सा निकालने गई थी? क्या शर्मा, मिसेस शर्मा, कहाँ थे आप इतने दिनों से? आपको इतने दिनों से ढूंढ रहा हूँ मैं। आपको कोई गलत नहीं भाई साहब, मैं कोई मिसेस शर्मा नहीं हूँ। देखो ज्यादा बनो मत, मधु तुम्हारे घर गई थी ना, मैं जानता हूँ सब। आप तुमने ही मारा मेरी मधु को, ये साड़ी मधु की है, मैं जानता हूँ। साड़ी छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? भाई साहब देखिए, भाई साहब मेरी बात सुनो, भाई साहब मेरी बात सुनो, भाई साहब, अरे भाई साहब मेरी बात सुनो, वो मेरी बीवी को मार के गई है। भाई साहब रुको रुको रुको, कहाँ गई, कहाँ गई वो? ये लीजिए, लिख दिया मैंने अपना बयान, ठीक वैसा ही जैसा हुआ था। अब अगर आपको मुझसे कोई भी सवाल करना हो तो मुझे सिर्फ फोन कर दीजिएगा, मैं खुद चल के आ जाऊंगी। अगर तो भरी पड़ी है मैडम, शायद गुस्सा भी इसी तरह से भरा पड़ा हो। बड़ी बहन होने के बावजूद छोटे भाई की शादी पहले हो गई
और उसकी वाइफ दहेज लेकर भी नहीं आई, जो मैडम की शादी में काम आ सकता था, जिसकी वजह से मैडम की शादी टूट गई। नजर रखो इस पर। ओके सर। सर 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 वो मिसेस शर्मा मिल गई सर। मिसेस शर्मा? हाँ सर। सर उसने मधु की साड़ी पहनी हुई थी जो मैंने उसे गिफ्ट की थी। मधु की साड़ी? जी सर। सर वो मुझे मार्केट में दिखी, मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की तो चालाकी से भाग के निकल गई, लेकिन सर मैंने उसका पता लगा लिया। सर यही है। सर मैं कोई मिसेस शर्मा नहीं हूँ, मेरा नाम सुनीता अग्रवाल है और ना ही मैं किसी मधु को जानती हूँ। सर ये आदमी झूठ बोल रहा है। सर मधु की साड़ी पहनी हुई, इसने गहने भी इसी घर में होंगे। सर इसी ने मारा मधु को, मुझे पता है सर, झूठ बोल रही है। सर मैंने किसी को नहीं मारा सर, इसने सरेआम मेरा पल्लू खींचा, वो तो मैंने गलती की जो पुलिस को नहीं बुलाया सर। सर झूठ बोल रहे सर ये। देखिए मिसेस शर्मा, आई मीन मिसेस अग्रवाल, अगर आप हमसे कुछ छुपा रही हैं तो... सर मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ सर, ये साड़ी तो मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट की थी। अब इनकी बीवी के पास भी वैसी ही साड़ी है तो क्या मैं कातिल हो गई? पांडे सर, पर्चा भरवाना। सर कैसा पर्चा? सुनीता के खिलाफ हमें कुछ नहीं मिला और शुभम का उस पर शक करना हमें यह सोचने पर मजबूर कर रहा था कि वो मिसेस शर्मा को सच साबित करने के लिए इस तरह के नाटक कर रहा था। मधु की मिसिंग ज्वेलरी की तस्वीरों को हमने शहर के सभी ज्वेलरी शॉप, चोर बाजार और खबरों में सर्कुलेट किया, लेकिन अब तक हमें वहां से भी कोई लीड नहीं मिली थी। इस बीच महिमा एक स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट बनकर हमारे सामने आई। साथ ही हमें यह भी लग रहा था कि मधु का मर्डर करके उसकी बॉडी को सूटकेस में डालकर ले जाना, फिर डंप करना एक अकेली औरत के लिए बहुत ही मुश्किल काम था। इसलिए हमने उसके पिता नरेंद्र की उस शाम की एक्टिविटीज का पता लगाने का सोचा और हमें एक लीड मिली भी, जो महिमा की कहानी का एक नया ट्विस्ट था। शुभम की बहन महिमा के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर मिला है और ये नंबर मर्डर वाली रात मधु के घर वाली एरिया में ही एक्टिव था। किसका नंबर है ये? सर ये नंबर अरुण का है। महिमा की अरुण से सगाई हुई थी जो टूट गई, लेकिन सगाई टूटने के बाद भी महिमा अरुण को डेट कर रही थी और सर मर्डर वाली रात ये दोनों ही देर रात तक साथ में थे। मतलब सगाई टूटी लेकिन रिश्ता नहीं टूटा। क्या ये भी मधु और शुभम की तरह लव कम अरेंज मैरिज करने वाले थे? सर लड़का तो महिमा के पेरेंट्स ने ही ढूंढा था, सगाई टूट गई लेकिन दोनों की जोड़ी नहीं टूटी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसी जोड़ी ने शुभम और मधु की जोड़ी को तोड़ा हो? अरुण देख, तू मेरे साथ था, ये पुलिस को पता चल सकता है, बात भी बढ़ सकती है। तुझे मैंने बोला था ना कि वहां लेके मत जा मुझे, अब फंसा दी ना तूने मुझे। फंस तो मैं गई हूँ तेरे माँ बाप के लालच के चक्कर में। अगर बिना दहेज के शादी कर लेता तो ये सब नौबत ही नहीं आती थी ना। अब तू मेरे माँ बाप को जानती है कि दहेज उन्हें उनका हक लगता है। सुन, एक कॉल आ रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ। हेलो, अरुण बोल रहा है। जी आप कौन? सर मैं मानता हूँ महिमा के साथ उस दिन मैं वहां पे गया था, लेकिन घर में नहीं गया था। तो तू बोल रहा है कि मधु का मर्डर महिमा ने किया? तूने बस मधु की बॉडी को डंप करने में महिमा की हेल्प की? नहीं सर। तेरी तो सगाई टूट गई थी ना महिमा से, फिर भी तो उसके साथ... सर माना हमारी सगाई टूट गई है, लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ। तू उस दिन देर रात तक महिमा के साथ था, मधु की वजह से तुम दोनों की सगाई टूटी। तुम दोनों उस दिन मधु से बदला लेने गए थे ना इस बात का? सर मैं मानता हूँ महिमा के साथ देर रात तक था वहां पे, लेकिन ना महिमा ने कुछ किया ना मैंने। अगर कुछ नहीं किया है तो फिर अचानक से महिमा को अपनी भाभी से मिलने की क्यों सोची? सर वो मुझे नहीं मालूम। लाइट में देख जरा, ऊपर देख, और थोड़ा सा। सर वो महिमा मेरे पेरेंट्स के दहेज का जुगाड़ करने के लिए अपने भाभी से गहने मांगने गई थी और हमारा प्लान था कि एक बार शादी हो जाए तो मधु भाभी को उनके गहने लौटा देंगे और मैं अपने पेरेंट्स को बोल दूंगा कि गहने कहीं खो गए। गुड, एक तमाचे से एकदम तोता बन गया तो। अब ये बोल गहने कहाँ है? सर वो गहने तो महिमा को उन्होंने दिए ही नहीं। अरुण चलो यहाँ से। मानी तेरी भाभी? अरे उन्होंने तो कसम खा रखी है ना मानने की, चलो यहाँ से जाते। मतलब मधु ने महिमा को अपने गहने देने से मना कर दिया तो महिमा को गुस्सा आया और वो मधु का मर्डर करके ही घर से बाहर आई। सर मुझे नहीं मालूम कि महिमा और भाभी के बीच क्या हुआ था, लेकिन महिमा रात 12 बजे तक मेरे साथ थी। मिश्रा, ये भी कहानी बनाने में एक्सपर्ट है।
राइट देख जरा। नहीं साहब, और मत मार सर, मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, मैं कहानी नहीं बना रहा सर। सर जो सच था मैंने आपको बता दिया सर, प्लीज सर छोड़ दो सर, जाने दो सर। ठीक है जा, लेकिन शहर छोड़कर तो कहीं नहीं जाएगा, और अगर तेरी एक भी बात छोड़ निकली तो तेरा मंडप सीधा जेल में सजेगा। पांडे सर, पर्चा भरवा दो इससे। अबे देख के चलना। क्या हो भाई, क्या हो भाई? सर आप लोग बेकार में हम पर और हमारे बेटे पर शक कर रहे हैं। अगर आपने अपना ध्यान हम पर से हटाया होता तो शुभम की जान खतरे में नहीं होती। डॉक्टर साहब, शुभम की हालत कैसी है अभी? सही वक्त पे ट्रीटमेंट देने की वजह से जान बच गई। किसी ने जहर का इंजेक्शन दिया था उन्हें। जहर? जी, वो तो अच्छा हुआ टाइम पे आ गए, वरना जान भी जा सकती थी। डॉक्टर, किस टाइप का जहर इंजेक्ट किया गया शुभम को? अभी कुछ फिगर आउट करना मुश्किल है। सर, मार्केट की सभी सीसीटीवी फुटेज चेक की, लेकिन किसी में भी इस बंदे की शक्ल नहीं दिखाई दी। सर शुभम की बॉडी में जो जहर इंजेक्ट किया गया था वो मेरिकटेक्स और फोटोसेटिक नाम के केमिकल्स को मिक्स करके बनाया गया था। सर जहर लीथल था। मुझे याद है कुछ दिनों पहले इसी एरिया में एक इंजेक्शन गैंग एक्टिव था जो लोगों को सुइयां चुभाकर उनका ध्यान भटकाकर उन्हें लूट लेता था। लेकिन सर ऐसी वारदातों में कोई जहर इंजेक्ट नहीं किया गया था। ये भी तो हो सकता है कि इंजेक्शन गैंग से जुड़े किसी आदमी को शुभम को मारने की सुपारी दी गई हो। एक काम करो मिश्रा, इस गैंग से जुड़े हर आदमी को राउंड अप करो और शुभम के बैंक कलीग की भी क्वेश्चनिंग करो। हो सकता है ये प्रोफेसर रायवर्ली का केस, हर एंगल इन्वेस्टिगेट करो। ओके सर। शुभम और मधु से जुड़े हर इंसान को हम खंगाल रहे थे और आखिरकार 3 दिन बाद शुभम को होश आया। नहीं सर, मुझे नहीं याद किसने मुझे इंजेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन सर एक बार पहले भी मुझ पर मधु पे एक आदमी ने इंजेक्शन से अटैक करने की कोशिश की थी। और ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? काफ़ी पुरानी बात है सर। मैं और मधु हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी पे डिनर के लिए जा रहे थे। हमारे पास कुछ तस्वीरें हैं, देखकर बताओ वो इनमें से कोई है क्या? नहीं सर। यही आदमी है सर। जिस आदमी को शुभम ने आइडेंटिफाई किया था उसका नाम उस्मान था। उस्मान ने इंजेक्शन गैंग के साथ मिलकर कई लूट को अंजाम दिया था। उस्मान और उसका इंजेक्शन गैंग भीड़ में लोगों को इंजेक्शन चुभोकर उनका ध्यान भटकाकर उन्हें लूटने का काम करते थे। हमें शक था कि उस्मान को किसी ऐसे आदमी ने सुपारी दी थी जिसे केमिकल्स की अच्छी खासी जानकारी थी और जिसने इस खास किस्म के जहर का इजाद किया था।
हमने फौरन उस्मान की तलाश में रेड अलर्ट जारी कर दिया और बहुत जल्द वो अरेस्ट भी हो गया। अरे डोज ज्यादा तो नहीं है इसमें? पता है, मैं पहले डॉक्टर बनना चाहता था लेकिन बन गया पुलिस वाला। पर इंजेक्शन लगाना मुझे बहुत पसंद है। साहब मैं मानता हूँ कि मैंने शुभम में जहर की सुई चुबाने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा अटैक फेल हो गया साहब। लेकिन साहब कसम से इस बार मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। देख, सब कुछ सच सच बोल, नहीं तो ये नहीं, हाथी का इंजेक्शन घुसेड़ूंगा तेरे अंदर। नहीं साहब, मैंने इस बार कुछ नहीं किया। हाँ, एक आदमी का फोन आया था, उसने मुझे बोला था शुभम को जहर की सुई चुबाने को। उसने मुझे 50,000 रुपये एडवांस भी देते साहब। कौन था वो आदमी? नाम नहीं पता साहब, उस आदमी को कहीं से मेरा नंबर मिला था, उसने फोन करके मिलने के लिए बोला और सुपारी दी, लेकिन मेरा अटैक फेल हो गया साहब, तो मैंने उसका फोन उठाना बंद कर दिया। नंबर बोलो उसका। याद नहीं है साहब, पुराने फोन में था और वो तो मैंने फेंक दिया ताकि आप मुझ तक ना पहुंच सके। हुलिया तो याद होगा ना उसका तुझे, या फिर उसका हुलिया याद दिलाने के लिए पहले तेरा हुलिया बिगाड़े? थोड़ा थोड़ा याद है साहब बस। सर, जिस आदमी ने उस्मान को सुपारी दी थी वो आदमी ऐसा दिखता है सर। और ये मधु को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। कहीं ये मधु का आशिक तो नहीं था? शुभम, याद करने की कोशिश करो, हो सकता है तुमने ऐसे पहले कभी देखा हो। नहीं सर, ऐसा कोई आदमी याद नहीं मुझे। इसे पहचानते हो? हाँ सर, ये तो गणेश है सर। कौन गणेश? मधु दीदी के कॉलेज में पढ़ता था सर, और ये दीदी से शादी भी करना चाहता था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मधु का हाथ मांगने की? अपनी जात देखिए। मधु गणेश से प्यार करती थी और उसने लव मैरिज की शुभम के साथ। हाँ सर, शुभम हमारी जात वाला था, लेकिन गणेश अलग जाति का था। कहाँ मिलेगा ये गणेश? सर मैं मानता हूँ कि मैंने शुभम पे अटैक करवाया था। ये ले 50,000 रुपए एडवांस। इस लड़के पे सुई घुसानी है, ये दवा भर के। ठीक है। लेकिन सर मैंने मधु के साथ कुछ भी नहीं किया, मैं तो प्यार करता था मधु से, पर कास्ट अलग होने की वजह से उसके पेरेंट्स नहीं माने। मैंने तो मधु से कहा कि हम भाग के शादी कर लेते, पर उसने कहा कि वो अपने पेरेंट्स को मना लेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी अदिति के साथ करवा दी। तूने अदिति से शादी कर दी, मधु ने शुभम से शादी कर दी, तो शुभम पर अटैक करवाने का मकसद क्या था तेरा? सर वो मकसद भी मुझे मधु ने दिया था। मधु ने? साफ साफ बोल, कहना क्या चाह रहा है तू? मधु ने शुभम से 1 साल पहले शादी की थी, पर मेरी शादी मधु की शादी से 1 साल पहले ही हो गई थी, और उसे लगता था कि मैंने उसे धोखा दिया। जब मैंने उस समय कहा था कि भाग के शादी कर लेते हैं, तब तुम मानी नहीं, और अब जब मैं अदिति के साथ शादी कर चुका हूं तब मेरे आसपास मंडरा रही हो। आखिर चाहती क्या हो तुम? तुम्हें गणेश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ मैं अपने माँ पापा को मना नहीं कर पाई, पर मधु, डिवोर्स लेना इतना आसान नहीं है। कहना क्या चाहते हो तुम? मतलब बीवी तुम्हारी अदिति रहेगी और मैं? मधु को लगने लगा कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए उसने मुझे चिढ़ाने के लिए जानबूझकर शुभम के साथ दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी। कौन है वो लड़का? तुमसे मतलब? तुम जाओ ना अपनी अदिति के पास, मेरे साथ टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? तुम्हारे लिए मैं अदिति को डिवोर्स देने वाला हूँ और तुम? झूठ बोलना बंद करो गणेश, तुम्हारा कोई इरादा ही नहीं है अदिति को डिवोर्स देने का। और अब मुझे भी कोई मिल गया है, ओके? तो तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने। पहले तो मुझे लगा कि वो मुझसे नाराज है, इसलिए ये सब कर रही है, लेकिन बाद में उसने सच में शुभम के साथ शादी कर ली, जबकि उसकी वजह से मैंने अदिति को डिवोर्स दे दिया था। लेकिन मधु सचमुच शुभम से प्यार करने लगी थी, और मेरे लाख समझाने के बाद भी वो मेरी जिंदगी में वापस नहीं आना चाहती थी। इसीलिए मधु को पाने के लिए मैंने शुभम को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया, और मेरे एक वार्ड बॉय दोस्त प्रकाश ने मुझे उस जहर के बारे में बताया। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और जो तबाह करने की ठान ले वो फूलों को भी हथियार बना सकते हैं।
जैसे तू मोहब्बत करके शायर बन गया, वैसे मैं हॉस्पिटल में नौकरी करते करते डॉक्टर बन गया। ये दो केमिकल एक सिरिंज में डालकर किसी की बॉडी में इंजेक्ट किया जाए तो 10 मिनट में खेल खत्म। फिर मैंने उस्मान को शुभम की सुपारी दी, पर शुभम बच गया, लेकिन मधु नहीं बची। बदला लेने के लिए तूने मधु को भी। नहीं सर, नहीं सर, मैंने मधु के साथ कुछ भी नहीं किया सर। वो शुभम आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है सर। उसी ने मारा है मधु को, उसी ने मर्डर किया मधु का। हमने जहर देने वाले प्रकाश को भी अरेस्ट कर लिया था, लेकिन गणेश ने अपना एक ही जुर्म कबूला कि उसने शुभम पर अटैक करवाया था। मधु के मर्डर से वो साफ साफ इनकार कर रहा था। इस केस में अभी कई राज खुलने बाकी थे, हमसे कहीं तो चूक हो रही थी। सर, मधु को मारने का महिमा का मोटिव स्ट्रांग है। महिमा की अरुण से सगाई टूट गई क्योंकि मधु अपने घर से दहेज नहीं ला पाई, और मधु को मिलने वाली आखिरी शख्स भी महिमा ही थी सर। लेकिन महिमा के खिलाफ हमें कुछ नहीं मिला। मिश्रा, एक आदमी हमसे और छुप रहा है। कौन? गणेश की एक्स वाइफ अदिति। गणेश ने मधु की वजह से अदिति को छोड़ा, तो इस हिसाब से मधु अदिति की दुश्मन हुई। और वो कहते हैं ना, एक ठुकराई हुई औरत का वार काफी घातक होता है। बोलो सर, मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया गया? क्योंकि तुमने अपने एक्स हस्बैंड की एक्स गर्लफ्रेंड का मर्डर किया, इसलिए। What? इतनी भोली मत बनो। तुम्हारे फोन की लोकेशन मधु के फोन की लोकेशन से मैच करती थी। तुम्हारा फोन मधु के घर के आसपास के एरिया में एक्टिव रहता था। मिलने जाती थी ना उससे। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं मधु से 1-2 बार मिली हूँ, लेकिन उसके मर्डर से मेरा कोई लेन देना नहीं है। लेना देना तो है, क्योंकि उसकी वजह से ही तुम्हारे एक्स हस्बैंड ने तुम्हें छोड़ा था। हाँ, उसकी वजह से गणेश ने मुझे छोड़ा, लेकिन मैंने नहीं मारा उसे। मिलने क्यों जाती थी मधु से? गणेश के अलावा जिंदगी में और भी कोई है। तुमने कितने को फांस रखा है? अदिति, देखो मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकती हूँ, पर अब गणेश से मेरा कोई वास्ता नहीं है। मैं शुभम के साथ बहुत खुश हूँ, और देखो वो आ रहा है। प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ, प्लीज। यानी जिस मिसेस शर्मा की बात शुभम कर रहा था, वो मिसेस शर्मा तुम हो? कौन मिसेस शर्मा? मैं किसी मिसेस शर्मा को नहीं जानती हूँ, और शुभम के आने से पहले मैं वहाँ से चली गई थी। लेकिन फिर मैंने सोचा, जैसे उसने मेरा घर तोड़ा है, मैं भी उसका घर तोड़ दूँ। यहाँ तुमसे नहीं, तुम्हारे पति से मिलने आई हूँ, ये बताने के लिए कि तुमने मेरी जिंदगी कैसे बर्बाद कर दी। तुम समझ क्यों नहीं रही हो अदिति? मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर प्लीज तुम ऐसा मत करो। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इस पे तरस आ गया। उस दिन के बाद मैं मधु से कभी नहीं मिली। क्योंकि तुमने मिलने की गुंजाइश ही खत्म कर दी, मर्डर कर दिया उसका। देखिए सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सर, बहुत तोड़ने के बाद भी अदिति कुछ नहीं उगल रही है। एक बात तो क्लियर है मिश्रा, मिसेस शर्मा, ये नाम मधु ने शुभम को बताया था, और कातिल ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें भी मिसेस शर्मा का नाम है। सर, अदिति शुभम को मधु और गणेश का सच बताना चाहती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सच शुभम को खुद ही पता चल गया और यही मधु के मर्डर की वजह बन गया? वो तो कुछ भी सकता है, लेकिन वो लेटर, उसकी हैंडराइटिंग शुभम की हैंडराइटिंग से मैच नहीं करती। या तो शुभम ने वो लेटर किसी और से लिखवाया, या फिर ये भी तो हो सकता है कि शुभम और अदिति ने मिलकर यह कांड किया हो, अपने अपने पार्टनर से बदला लेने के लिए। पॉसिबल है। या फिर ये कांड किसी तीसरे आदमी ने किया हो सकता है, जिसे इस मिसेस शर्मा नाम की भनक थी। शुभम, महिमा, अदिति, ये सभी हमारे सस्पेक्ट थे, लेकिन किसी भी सस्पेक्ट के खिलाफ हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। मिसेस शर्मा, इस काल्पनिक नाम का इस्तेमाल उस लेटर में हमें भटकाने के लिए किया गया था, लेकिन इस कत्ल का मास्टरमाइंड अब भी हमारी गिरफ्त से दूर था। हम सभी ज्वेलरी शॉप पर नजर रखे हुए थे, लेकिन कातिल मधु की ज्वेलरी बेचने सामने आया ही नहीं। शायद वो इस केस के ठंडे होने का इंतजार कर रहा था, और हमने भी वही किया, इंतजार। क्यों मारा मधु को? साहब, हमें पैसों की बहुत ज़रूरत थी, और मेरा अक्सर मधु के यहाँ आना जाना लगा रहता था, और मधु के पास बहुत सारे गहने थे। उसके गहने देखते ही मैंने अपने पति से बात की, और तभी हमने उसके गहने हासिल करने का सोच लिया था।
लेकिन हम ऐसे हाथ साफ करना चाहते थे जिससे किसी को हम पे शक ना आए। फिर एक दिन मुझे मधु का एक और राज पता चला। अदिति देखो, मुझे पता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर क्या बात है मधु, सब ठीक है ना? मधु ने मुझे सब कुछ बताया था। उसने मुझे ये भी बताया था कि एक दिन शुभम ने अदिति के साथ मधु को देख लिया था। तो शुभम से तुमने ये बोल दिया कि अदिति मिसेस शर्मा है? और क्या करती आंटी, जो नाम दिमाग में आया बोल दिया। कोई बात नहीं बेटा। आंटी आप ये बात किसी को मत बताइएगा प्लीज। और हम उसके उसी राज का फायदा उठाना चाहते थे। फिर उस दिन अरे नमस्ते आंटी। बेटा तुम्हारे पास सर दर्द की दवाई है क्या? बहुत सर में दर्द हो रहा है। जी दवा है ना, और इंस्टेंट असर के लिए कड़क चाय भी है। मैं चाय ही बना रही थी। आइए अंदर आइए। मधु इतनी रेस्पेक्ट करती थी तुम दोनों की, इतना भरोसा करती थी तुम दोनों पर, और तुम लोगों ने चंद पैसों के लालच में अपनी बेटी की उम्र की लड़की को मार डाला। ये मत सोचना कि उम्र देखकर कोई रियायत मिलेगी। ऋचा और सुबोध इस वक्त न्यायिक हिरासत में। शुभम इस शौक से उभर ही नहीं पा रहा है। उसे यकीन ही नहीं हो पा रहा है कि मधु जिस वृद्ध जोड़े की इतनी इज्जत करती थी, उसने चंद पैसों के लिए मधु की जान ले ली। इस केस को आपको दिखाने का हमारा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने आसपास के लोगों को शक की नजर से देखें, उनके साथ कुछ शेयर ना करें। इनफैक्ट ये पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन जिंदगी में संतुलन बनाना, एक दायरा बनाए रखना भी जरूरी है। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, हर घर में दरारें होती हैं, लेकिन बाहर के लोगों को इसका पता नहीं लगने देना चाहिए, क्योंकि घर के राज जब दहलीज पार करते हैं तो ये एक दस्तक होती है कि कोई भी इसका फायदा उठा सकता है। जरूरी है हम इस केस से सीख लें और अपनी जिंदगी और अपने घर को महफूज बनाएं। अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आपसे विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। क्राइम पेट्रोल 10 तक। मकसद बताना नहीं,